Hello everyone, how are you guys? So students, in this video we will talk about atoms and molecules. So guys, start करते हैं आज की लेसन. Okay, so let's start. So atoms and molecules. तो पहले तो हम लोग एटॉम्स पढ़ेंगे, ठीक है? अब बताओ एटॉम्स क्या होता है. पहला सवाल यह है कि एटॉम्स क्या होता है. तो सभी को पता है कि एटॉम्स इज द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर. कोई भी मैटर का सबसे छोटा सा हिस्सा जिसको हम लोग एटॉम के नाम से जानते हैं. ओके, चाहे वो एलिमेंट हो, चाहे वो सब्सटेंस हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, सभी का छोटा से छोटा पार्ट जो है स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉम्स बोलते हैं. राइट. सो दिस इज सिंपली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर्स. ठीक है. और इस मैटर्स में सभी आ रहे हैं, एलिमेंट है, सब्सटेंस है. ओके. सो एटॉम्स की जो कहानी था वो स्टार्ट हुआ था इंडियन फिलोसोफर्स कॉनर से. तो अकॉर्डिंग टू कॉनर क्या कॉन्सेप्ट था कि इफ वी डिवाइड एनी पदार्थ, if we go divide and any padarth or matter, a small unit we will obtain after certain division. उससे फर्दर क्या है कि हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते. मान लो कि एक सिस्टम था, एक मैटर था, कोई भी पदार्थ जिसको हम बोलते हैं, तो उससे छोटा किए छोटा किए छोटा किए, अब एक ऐसा छोटा सा यूनिट आया ना, उससे क्या बोल रहे हैं कि और बियॉन्ड नहीं जा सकते, और उसी को क्या बोल दिए, परमाणु बोल दिए. परमाणु. तो महर्षि कॉनर का ये स्टेटमेंट थी यहां पर. महर्षि कॉनर इंडियन फिलोसोफर, अकॉर्डिंग टू हिम कि परमाणु ये है कि कोई भी एक मैटर का जो छोटा से छोटा हिस्सा करे, अगर हम लोग डिवाइड करें उसको, तो एक ऐसा यूनिट आता है, उससे फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते. दिस इज कॉल्ड सिंपली परमाणु. बात तो यहीं तक था. धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बढ़ने लगा, एंड ये जो कॉन्सेप्ट था, ये जो डॉक्ट्रिन्स था, उसी के आधारित और एक इंडियन फिलोसोफर्स, कट्टायामा करके नाम है फिलोसोफर्स का, उन्होंने क्या बताया स्टूडेंट्स, उन्होंने बताया कि देखो ये जो छोटा सा हिस्सा है, ये जो छोटा सा पार्ट है, वो अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा मिला परमाणु, ये क्या है कि अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये एग्जिस्ट कर सकता है कंबाइंड फॉर्म. ठीक है. इधर हो सकता है एलिमेंट के फॉर्म में रह सकते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में रह सकते, बट ये अकेला नहीं रहेगा, ये रहेंगे क्या, कंपाउंड स्टेट में, कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे, कंबाइंड स्टेट में रहेंगे. यहां तक बात समझ में आए. अब देखो इसके ऊपर रिसर्च चलता रहा, फिलोसोफर्स डिफरेंट थॉट इसके ऊपर आधारित करते गए. अब गाइस ग्रीक फिलोसोफर्स के अगर बात करें हम लोग, तो एक इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स, यू नो दैट, कि क्या नाम था उस फिलोसोफर्स का, याद करो, डेमोक्रिटस. गाइस डेमोक्रिटस ने ये जो कॉनर की कहानी थी, उसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंड किए, मतलब बस उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में बोले कि सेम थिंग्स था, ऐसा कि अलग नहीं था, वो सेम थिंग्स बोले कि ऐसा एक सब्सटेंस है जिसको छोटा करते गए ऑन गो ऑन डिवाइडिंग, और एक छोटा सा पार्ट मिला जिससे बियॉन्ड हम नहीं जा सकते, उसको छोटा नहीं किया जा सकता, वो इंडिविजिबल है, और उसी को उसने नाम दे दिया गाइस एटॉम्स. तो बट अभी एटॉम्स तो मिल गया कि एटॉम्स मतलब इंडिविजिबल, एंड दैट टर्म्स इज गिवन बाय दैट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस. अब गाइस क्या हुआ कि ये तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट मिला हम लोग कि क्या है एटॉम्स, बट बहुत सारा चीज अभी एटॉम्स के बारे में पढ़ना बाकी है. अब क्या हुआ आफ्टर द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ कि
एंड ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हुआ कि कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट इस फील्ड में आए। एज फॉर एग्जांपल वो लोग लेवोशियर, एंटोनियो लेवोशियर। सो गाइस ये क्या था कि अब एटॉम्स के ऊपर मतलब एक्सपेरिमेंटली रिसर्च होना स्टार्ट हुआ। अब फिलोसोफर्स के थॉट के ऊपर आधारित नहीं रहा चीजें, अब क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट करने लगे एटॉम्स के ऊपर, और साइंटिस्ट लोग पूरा एकदम फोकस कर दिए कि कैसे कंबाइन होते हैं, क्या एलिमेंट्स एंड क्या सब्सटेंस के बीच में रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सब्सटेंस एंड द एलिमेंट्स, एंड हाउ द एलिमेंट्स कंबाइन एंड व्हाट हैपन व्हेन दे विल कंबाइन। तो ये सब मतलब ये बहुत सारा ऐसे चीजों को लेके वो लोग उलझे हुए थे, रिसर्च कर रहे थे, और वन बाय वन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट हम लोग के सामने आता रहा डे बाय डे। सो गाइस पहला वाला जो कंबाइंड केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर आधारित जो दो लॉज थे, वो लॉज किसने दिए थे? यू नो दैट एंटोनियो लेवोशियर वाज द ग्रेट साइंटिस्ट हु गिवन टू laws based on the chemical combination. One is the conservation of mass and second one is the definite proportion, that is constant proportion. So ये दो laws थे जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो गाइस पहला वाला लॉ जो था that is the conservation of mass. Conservation of mass means क्या होता है कि mass can neither be divided nor be created. मास को हम लोग खत्म नहीं कर सकते, मास को हम लोग बना भी नहीं सकते। तो फिर क्या होता है कि मास एक्सचेंज होते हैं, राइट? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट खत्म नहीं हो सकता। ओके, तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो यू नो दैट कि दोज हु आर पार्टिसिपेटिंग इन ए केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट, एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शंस डिफरेंट टाइप ऑफ compounds are formed, they are called basically product. So reactant and product, अगर मान के चलो आप कोई भी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हो, मान के चलो कि लेड नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, तो आप क्या किया, पहले उन लोगों का वेट जो है मेजर करके रखें, एंड आफ्टर दैट केमिकल रिएक्शंस अगर हम सिस्टम का मेजर करें वेट, तो डेफिनेटली दोनों का इक्वल मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आफ्टर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन, द मास ऑफ द सिस्टम इज सेम। ओके, सो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, अब देखो क्या है कि हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन की, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब क्या होता है कि मान के चलो कि कोई भी कंपाउंड है, तो उसमें क्या है, एक पर्टिकुलर फार्मूला रहता है, पता है हम लोगों को, ठीक है? एक पर्टिकुलर फार्मूला रहते हैं, जैसे कि CO2 है, लेट्स सपोज हम लोग के पास है CO2, और मान के चलो H2 है, ठीक है? H2 और CO2 है। अब CO2 में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? में कार्बन है और ऑक्सीजन, कार्बन है और ऑक्सीजन है। H2O में क्या क्या एलिमेंट प्रेजेंट है? H एंड O। अब देखो कि कार्बन जो है, कार्बन का अगर बाय मास हम लोग बात करें तो 12 यूनिट है, और ऑक्सीजन अगर बात करें हम लोग यहाँ पर तो 32 यूनिट है। इसको सिंपल रेशियो कर दो, 3:8 बाय मास, ऐसे करके। मतलब कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड उठा के ले आओ, चाहे कुछ सॉल्ट को हीट करके कार्बन डाइऑक्साइड मिले, चाहे और कहीं से भी मिल जाए, कार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, वहां से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड मिले, डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ले आए। बट ये चीज नोटिस किए कि कहीं पर भी चाहे वो किसी भी सोर्स से आए, बट ये कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो जो है यहाँ पर बाय मास हमेशा गाइस 3:8 में ही रहने वाला है, चाहे कुछ भी सोर्स हो जाए। ओके, अब यही बात वाटर से भी कर सकते हैं। वाटर से कैसे कर सकते हैं? देखिए कि वाटर में जो है हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पर। तो क्या रेशियो है इन लोगों का? 2:1 करके। अब ये तो नंबर ऑफ एटॉम्स की रेशियो हो गया। अब बाय मास अगर हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन है 2 यूनिट एंड ऑक्सीजन है 16 यूनिट, दैट मींस 1:8 बाय मास। तो ये फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स्ड रहेंगे, कहीं से भी वाटर हम लोग ले सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एनी सोर्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दिस रेशियो रिमेन कांस्टेंट, कि मास के हिसाब से ये हमेशा 1:8 ही रहने वाला है, इसका कोई भी चेंज नहीं होगा गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर 1 ग्राम
वाटर 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन इसी हिसाब से कंबाइन होते हैं। और मान के चलो कि 9 ग्राम वाटर है मेरे पास और उसको तोड़ेंगे तो डेफिनेटली 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन मिलने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझ लो। 1:8 हमेशा बाय मास रहेंगे, चाहे हम लोग कहीं से भी इसका सोर्स ले लें। ठीक है, समझ में? अब देखो, अगर अगर ये अमोनिया होगा, अमोनिया NH3, तो उसके केस में भी सेम चीज होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होगा बाय मास, वो हमेशा 40:3 होगा। ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो हमेशा 40:3 होगा, व्हाटएवर द सोर्स ऑफ अमोनिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एटॉम्स। इसके पहले डाल्टन्स का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। चलो, सो गाइस, ये था कांस्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये स्टेटमेंट देता है कि जब कोई कंपाउंड फॉर्म होता है, व्हाइल अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड, so there should be a definite proportion by mass. ओके, तो हमेशा क्या होगा कि एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, कोई भी एक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उस टाइम, और मास के हिसाब से ये हमेशा फिक्स्ड होंगे। ठीक है, अब देखो डाल्टन्स की जो परमाणु मॉडल था, उसके ऊपर अगर हम लोग बात करें तो द Dalton's atomic theory is definitely based on the chemical combination, and Dalton's atomic theory is nicely explained the laws of conservation of mass and the definite proportion or the constant proportion. बहुत अच्छे। तो कुछ इंपॉर्टेंट एटॉम्स है जिन लोगों का फार्मूला एटॉमिक सिंबल आना बहुत जरूरी है एंड याद भी रखना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम बता रहे हैं, जस्ट एटॉम्स का नाम बता रहे हैं, सिंबल हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। कॉपर का होता है स्टूडेंट Cu, मैग्नीशियम Mg, गोल्ड Au, हाइड्रोजन H, सल्फर S, सिलिकॉन Si, पोटेशियम K, एल्यूमिनियम Al, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम Mg लिख दिया ऑलरेडी, सिलिकॉन लिख दिए, सल्फर लिख दिए, ऐसा बहुत सारा और होंगे, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, यूरेनियम, ठीक है, टाइटेनियम, एंड उसके बाद अभी बहुत सारा है, जिंक है, निकल है। ओके, तो ये Mg से हमेशा मैग्नीशियम को ही डिफाइन किया जाता है, K से हमेशा पोटेशियम को ही डिफाइन किया जाता है। तो ये सिंबल्स एकदम इन लोगों के लिए फिक्स्ड है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं, जैसे एटॉम्स भी समझ में आया और एटॉमिक सिंबल भी समझ में आया। अब देखते हैं एटॉमिक मास क्या होते हैं। सो स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो थोड़ा समझ सकते हैं कैसे। एटॉमिक मास देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट है कि मास ऑफ एन एटॉम, एक सिंपली एक एटॉम का मास है। अब आप लोग सोच के बताओ कि एक एटॉम कितना छोटा हो सकता है। बहुत छोटा हो सकता है, मेजर नहीं कर सकते हम लोग। आलू चीनी की तरह नहीं है कि चलो वेट कर दे 1 kg 2 kg हो जाएगा, नहीं, ग्राम में भी नहीं होगा। इतना छोटा होगा कि इन लोग को हम लोग एटॉमिक मास यूनिट से डिफाइन करते हैं। इन लोग का यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली यू से डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास बहुत छोटा होता है एटॉम्स का। अब इन लोग को मेजर कैसे किया जा सकता है। मान के चलिए कि एटॉमिक मास तो हम लोग पता है अभी, जैसे हाइड्रोजन का 1U, मैग्नीशियम का 24U, तो ऐसे इन लोग को मेजर कैसे किया गया था, मेजर कैसे किया गया था एटॉमिक मास को। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स हम लोग यूज किए। पहला वाला स्केल जो यूज किए थे तो स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन स्केल। हाइड्रोजन स्केल के हिसाब से क्या है कि मास ऑफ an atom of mass of the atom of the element, mass of one atom
डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, कि हाइड्रोजन स्केल के हिसाब से, हाइड्रोजन स्केल के हिसाब से कोई भी एलिमेंट का एक एटम का मास क्या होगा कि मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। कि एक हाइड्रोजन का एटम, एक हाइड्रोजन का जो एटम है उसके मास के हिसाब से वो कितना ज्यादा, कितना मल्टीपल ज्यादा है, तो उस हिसाब से हम लोग डिफाइन करते हैं। मान के चलिए कि ऐसे नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम 1 यू होते हैं। अब कोई भी एलिमेंट मान के चलिए कि एलिमेंट जो है वो 20, सोडियम के लिए हम लोग बात करते हैं सोडियम, और सोडियम एलिमेंट का एक एटम का मास होता है 23 यू। इसका ये मतलब है ना कि देखो एक से 23 कैसे जाए, 23 मल्टीप्लाई कर दो तो मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इनटू 23 इज इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। तो इसका ये मतलब आ रहा है ना कि एक हाइड्रोजन एटम का जो भी मास है उसका 23 टाइम्स जो मास होगा वो एक सिंगल सोडियम एटम का मास होंगे। ऐसे में सभी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या था, दिक्कत क्या था हाइड्रोजन स्केल के साथ कि ये हाइड्रोजन एटम इतना छोटा है कि थोड़ा सा भी अगर मेजरमेंट में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हुआ तो बहुत सारा एरर आ सकता है। तो इसीलिए इस स्केल को जो है इग्नोर करके नेक्स्ट हम लोग ऑक्सीजन स्केल पे आते हैं। तो गाइस ऑक्सीजन स्केल सिमिलर वे में हम लोग ऑक्सीजन स्केल को यहां पर यूज करते हैं। तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन एटम ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। और देखो यहां पर एक चीज लेना होता है कि 1/16 मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसके हिसाब से एक एलिमेंट कितना टाइम्स है। ठीक है, ये है ऑक्सीजन स्केल। ऑक्सीजन स्केल इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ, वाई? तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि ऑक्सीजन रिएक्टिव होने की वजह से क्या हुआ कि एक ऐसा नॉन मेटल है कि मैक्सिमम एलिमेंट के साथ, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के साथ इसका रिएक्शन होता है। मेटल्स, नॉन मेटल, बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है कि ऑक्सीजन जहां पर प्रेजेंट है बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं, बहुत सारा फॉर्म करते हैं कंपाउंड। तो इस हिसाब से क्या हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा एटम्स को कवर कर पाए, ज्यादा एलिमेंट्स को कवर कर पाए, तो इसी हिसाब से हम लोग ऑक्सीजन को ली एज ए स्टैंडर्ड स्केल। एंड उसके आधारित हम लोग निकाले बहुत सारा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। और इस केस में होल नंबर भी आ रहा था तो अच्छा ही था। बट आगे में जाके क्या हुआ कि हम लोग जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो स्केल था गाइस वो था कार्बन स्केल C12। तो C12 स्केल था यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्केल। एंड वो क्या था, मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन C12। ठीक है, तो ये था सबसे बेस्ट और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ये स्केल था। तो ये था एटॉमिक मास के हिसाब से। आप देखो ये स्केल को यूज करते हुए जो एटॉमिक मास आया है वो कुछ हम लोग को याद रखना चाहिए। तो डेफिनेटली 1 by 1 हम लिखते हैं। तब तक कैमरा ठीक ठाक है कि नहीं एक बार देख लेने दो। ठीक है, चलो। तो हाइड्रोजन का हम लोग याद रखेंगे 1U। ठीक है, फिर हीलियम 4U, हीलियम का 4। सोडियम का अगर बात करें हम लोग 23U, सल्फर 32U, ऑक्सीजन 16U, क्लोरीन 35.5U, कैल्शियम 40U। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा है बस। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे गाइस मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स का जो सोर्स है वो कहां से होना चाहिए, बताओ कहां से होना चाहिए? डेफिनेटली एटॉम से होना चाहिए। मॉलिक्यूल का जो सोर्स है वो एटॉम से होना चाहिए। ठीक है ना, एटॉम्स क्या करेंगे, मान के चलो कि मेरे पास बहुत सारा एटॉम्स है, एटॉम्स है, एटॉम्स बी सी, ऐसा बहुत सारा है। अब हम क्या किए कि ऐसा हुआ कि ए और ए एटॉम्स कंबाइन होके A2 बना दिया। ए और बी एटॉम्स
कंबाइन होके ए बी बना दिए। ऐसे ए दो लिए और एक बी लिए, ऐसे ए टू बी बना दिए। तो ऐसे चीजें बन रहा था। ये सब क्या है कि ये मॉलिक्यूल है। तो कहां से बना? ये एटॉम से बना, क्योंकि ये एटॉम्स है। अब देखो ये जो ए एटॉम्स है वो एलिमेंट ए से आया है, ये जो बी एटॉम्स है वो एलिमेंट बी से आया है, और ये जो सी एटॉम है ये एलिमेंट सी से आया है। समझ में आया नहीं? क्योंकि एटॉम्स कहां से आते हैं? एटॉम्स एलिमेंट्स से आते हैं, राइट। जैसे ये ऑक्सीजन एटॉम अगर होता तो मान लो तो ये O होता, ये भी O होता, फिर O2 होता ना। रियल एग्जांपल में अगर बात करें हम लोग कि O प्लस O फिर क्या बनता? O2 बनता। यहां मान के चलो कि H और Cl है, तो H और Cl मिला के क्या बना? फिर HCl बना, ऐसा कुछ, ठीक है। फिर यहां मान के चलो कि H और H प्लस ऑक्सीजन, ऐसा H2O बना। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है। अब देखो ये एटॉम्स, ये जो एटॉम्स है वो कैसे ज्वाइन हो रहा है एक दूसरे के साथ? कुछ ना कुछ तो फोर्स काम कर रहा है ना। तो जैसे कि यहां जो एटॉम्स इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के टाइम, तो वहां पर काम करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर क्या करते हैं ये लोग? ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ एंड केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या होता है कि दो एटॉम्स क्लोज आते हैं एंड देन दे कंबाइन केमिकली एंड फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो ये O2 को अगर हम बात करें, इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? ये भी मॉलिक्यूल है, और जो ये H2 है ये भी मॉलिक्यूल है। अब एकदम बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों में कि इसमें जो है इन्वॉल्विंग एटॉम्स सेम है, मतलब एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन होकर ये O2 बना है। कॉन्सेप्ट समझना है, ये एटॉम्स ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइन होकर O2 बना है। बट यहां पर और यहां पर क्या था कि ऑक्सीजन O2 के केस में मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट ये कैटेगरी में था, और यहां पर जो इन्वॉल्विंग एटॉम्स है वो सेम है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट। ओके, तो ये याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट के केस में सब की सेम टाइप ऑफ एटॉम्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे। बट यहां देख सकते हैं हम लोग कि वाटर के केस में गाइस क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या हो रहा है कि डिफरेंट एटॉम्स प्रेजेंट है। बहुत अच्छे से समझो, डिफरेंट एटॉम्स प्रेजेंट है यहाँ पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो एलिमेंट के केस में सब एटॉम्स सेम रहेंगे, एलिमेंट के केस में सब एटॉम्स सेम रहेंगे, एक जैसा एटॉम्स रहेंगे। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट डिफरेंट एटॉम्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से वो लोग आएंगे। ओके, यहां तक बात क्लियर हुआ, समझ में आया? अब देखो और भी बहुत सारा चीज है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के अगर केस में हम लोग लिखेंगे तो बहुत सारा एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं। जैसे देखो, एक तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन भी यहां पर आएंगे, यहाँ तो O3 भी आएंगे, ये तो P4 भी आएंगे, ये तो एसिड भी होगा, ऐसे में और भी बहुत सारा चीज है, Cl2 भी होगा, ठीक है, I2 भी होगा। तो ये सब में देखिए, सब में देखो बच्चों, सब में क्या है कि एटॉम्स जो है वो सेम टाइप का है, मतलब एक ही एलिमेंट से एटॉम्स आ रहा है। ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। अब देखो यहां पर भी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल डायटोमिक ट्राइटोमिक इस हिसाब से बोला जाता है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि देखो दो है ना यहाँ पर, तो दैट्स व्हाई ये क्या है कि दो ऑक्सीजन एटॉम्स कंबाइन होकर बना हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द डायटोमिक मॉलिक्यूल। सिंपल है भाई,
डायटोमिक मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पर भी दो दिख रहा है तो ये भी डायटोमिक है। बट यहाँ देखिए यहाँ तीन है तो ये होगा ट्राई एटॉमिक। तीन मतलब ट्राई होता है तो ट्राई एटॉमिक ये हो गया। ये ओजोन बोलते हैं इसको हम लोग, ओजोन, ओजोन मॉलिक्यूल। ये देखो फास्फोरस में टेट्रा, ये है टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। और ये तो भाई साहब बहुत ज्यादा है, मतलब 8 है तो ऑक्टा एटॉमिक। समझ में आया? इसको पॉली एटॉमिक भी बोल सकते हैं हम लोग, बहुत सारा एटॉम्स लेके ये मॉलिक्यूल बना है, पॉली एटॉमिक, ठीक है। क्लियर होगा? तो ये जो एक एटॉम है, एक एटॉम, ये जो मॉलिक्यूल है वो 2 एटॉम से बना है, 3 एटॉम से, 4 एटॉम से, इस हिसाब से इन लोगों का नामकरण भी हम लोग कर रहे हैं, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, इस हिसाब से। अब बट यहां पर अगर आते हैं, यहां पर अगर आए तो देखो और भी बहुत सारा एग्जांपल हम लोग बता सकते हैं, जैसे CH4 हो गया, जैसे C6H12O6 हो गया, जैसे NH3 हो गया, जैसे स्टूडेंट्स H3PO4 हो गया। तो किसी एक मतलब हर केसेस में देख सकते हैं कि एक डेफिनेट केमिकल फार्मूला इन लोगों का है, और यहाँ पर हर एक केस में क्या हो रहा है कि एटॉम्स जो है एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइंड है, डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट है, या जैसे कि 2:1 में, या 1:4 में, या 6:12:6, आई मीन 1:2:1 में, इस हिसाब से। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 6 है, ये 12, तो इसको छोटा कर दो ना, तो ये देखो फिक्स्ड। तो डेफिनेट रेशियो, एक फिक्स्ड रेशियो में ये लोग क्या है कि एटॉम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल एंड दे आर नोन एज कंपाउंड। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट से ये लोग आए हैं। जैसे कि CH4 में अगर बात करें और ग्लूकोज में बात करें तो ये कार्बन कहां से आया है? कार्बन आया है कार्बन एलिमेंट से। ये हाइड्रोजन कहां से आया है? हाइड्रोजन आया है हाइड्रोजन एलिमेंट से। ऑक्सीजन कहां से आया है? ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। ये कार्बन कहां से आ रहा था? कार्बन आ रहा था कार्बन एलिमेंट से। हाइड्रोजन कहां से आएगा? हाइड्रोजन एलिमेंट से। ऑक्सीजन आ रहा है ऑक्सीजन एलिमेंट से। तो डिफरेंट एलिमेंट से ये एटॉम्स जो है आ रहा है और कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। एंड एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये मास जो है ये भी फिक्स होते हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का मास जो होगा वो 1:8 रेशियो में हमेशा प्रेजेंट होंगे, ऐसे हर एक केसेस में होंगे, ठीक है। अगर इस मीथेन के केस में अगर बात करें हम लोग तो कार्बन और हाइड्रोजन ले लो, यहाँ पर कार्बन 12 यूनिट है और हाइड्रोजन 4 यूनिट, तो इसको अगर सिंपलेस्ट रेशियो करेंगे हम लोग तो 3:1 में हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। ये था मॉलिक्यूल्स। अब एटॉमिसिटी क्या है कि एक मॉलिक्यूल में कितने सारे एटॉम्स प्रेजेंट है, वो होता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटॉम्स present in a molecule is called atomicity. As for example P4, इस P4 में 4 फॉस्फोरस एटम है और यहां पर एटॉमिसिटी क्या होगा 4। जैसे कि CH4 ये एक मॉलिक्यूल है और यहां पर कितने सारे एटॉम्स प्रेजेंट है 5, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन, 4 हाइड्रोजन और एक कार्बन, तो टोटल हुआ 5। NH3 की एटॉमिसिटी क्या होगा? NH3 की एटॉमिसिटी होगा 1 + 3 मतलब 4। तो ये होता है एटॉमिसिटी कि नंबर ऑफ एटॉम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द एटॉमिसिटी, राइट। तो स्टूडेंट्स यहां तक समझ में आया है। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आयंस के बारे में, ठीक है। आयंस क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होता है, एनायंस क्या होता है, कैटायंस क्या होता है, कैसे
आयंस कंबाइन होके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला कैसे ड्रॉ किया जाता है, क्रिस क्रॉस क्रॉसओवर मेथड जो है, एंड मॉलिक्यूलर वेट जो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, फार्मूला यूनिट मास क्या होता है, ये सब हम लोग बात करेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर समझ में आया है, थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आया है आप लोगों को, तो प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड कुछ अगर नहीं समझ में आया है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू। सो गाइज, रखते हैं यहीं पर आज के लिए। ओके, बाय।